की शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक से आ रही अच्छी खबर के साथ। विनेश फोगाट ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए रेसलिंग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फोगाट ने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को शानदार टक्कर दी और आखिरी सेकंड में चारों खाने चित कर दिया। फोगाट ने क्वार्टर फाइनल मैच 7-5 से जीता। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में फोगाट ने बड़ा उलटफेर भी किया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुसाकी यू को पटकनी दी। सेमीफाइनल का मुकाबला गुजमान लोपेज से आज रात 10:15 पर होगा। वहीं स्टार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भी कमाल कर दिखाया। नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने पहला ही थ्रो 89.34 मीटर की दूरी पर फेंका, जबकि टोक्यो ओलंपिक में थ्रो 87.58 दूरी पर फेंका था। ये नीरज के करियर का दूसरा सबसे लंबा थ्रो है। जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होना है। अगर नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड जीतने में सफल रहे तो वो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दुनिया के 5वें जैवलिन थ्रोअर बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश में मचे बवाल की। बांग्लादेश की हालात किस तरह से है, इस पर भारत की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में कहा कि सुरक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बेहद कम समय के नोटिस पर उन्होंने भारत आने का आग्रह किया। जयशंकर ने कहा कि सरकार बांग्लादेश संकट पर नजर बनाए हुए हैं और भारतीय समुदाय के संपर्क में है। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. इससे पहले बांग्लादेश के हालात पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रुख की जानकारी दी। बैठक में विपक्षी दलों ने कहा कि वो सरकार के साथ है। विपक्षी दलों का कहना है कि बांग्लादेश में हालात बेहद संवेदनशील है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय।
तो बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब वहां अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश तेज हो गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना अभी भारत में है, जबकि वो जिस विमान से भारत आई थी वो वापस बांग्लादेश लौट चुका है। बांग्लादेश के हालात पर अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अभिषेक झा और संजय सूरी। सबसे पहले संजय सूरी के पास चलते हैं। तो संजय जी, शेख हसीना के ब्रिटेन जाने की भी बात चल रही है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना ब्रिटेन में शरण ले सकती है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो आजकल ये बहुत बात चल रही है कि शेख हसीना ब्रिटेन में आके एसाइलम सीख करने वाली हैं, लेकिन अगर ऐसा होना है तो शेख हसीना को पहले ब्रिटेन पहुंचना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए वो कहें हम आकर एसाइलम सीख करेंगे इसलिए हमको इजाज़त दी जाए आने के लिए, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। अगर शेख हसीना के पास एक विजिटर वीज़ा है ब्रिटेन के लिए, या कोई डिप्लोमेटिक वीज़ा है, या कोई अन्य प्रकार का वीज़ा है, तो वो कभी भी ब्रिटेन आ सकती हैं। यहाँ पर पहुँचते समय या पहुँचने के शीघ्र बाद वो अगर चाहें तो पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन दर्ज कर सकती हैं, और इस प्रकार की एप्लीकेशन की जांच यहाँ पर होम ऑफिस को करनी पड़ेगी। लेकिन इस बारे में होम ऑफिस कुछ कहता नहीं है। उनका कानून है, उनके अपने कुछ रूल्स हैं, उनके अंतर्गत कभी भी होम ऑफिस किसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर कोई कमेंट नहीं करता। तो प्रश्न ये है कि शेख हसीना के पास ब्रिटेन के लिए वीज़ा है या नहीं, और नहीं है तो ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में जाके उनको एक विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो अगर ग्रांट होता है तब वो यहाँ ब्रिटेन आके पहुँच के असाइलम सीख कर सकती है, उससे पहले नहीं। चलिए अब जुड़ते हैं अभिषेक से और जानते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के लिए क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं। तो अभिषेक बताएं, क्या अपडेट है आपके पास? पिछले चंद घंटों में जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बदले हैं वो भारत के लिए काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में अपने बयान में भी कहा है कि किस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई, किस प्रकार से हिंसा हुई, और एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो एक तरीके से सरकार के विरोध में बदलता गया, और अंत में शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें वहाँ पर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। कुछ समय के लिए वो अभी भारत में है। ये चर्चा है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से निकल गई हैं तो वो कहाँ पर शरण लेंगी। बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि वो लंदन में राजनीतिक शरण के प्रयास कर रही हैं, और इसके लिए बातचीत चल रही है, और तत्काल में वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ही रुकी हुई हैं, जहाँ पर कल बांग्लादेश एयरफोर्स के एक विशेष विमान ने उन्हें उतारा था। अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश और भारत की जो द्विपक्षीय हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों में करीब $14 बिलियन का एक जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ा था। दोनों देशों के बीच में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है पर्सनल की, डिफेंस स्टाफ की, पुलिस फोर्सेस की, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो भारत ने बांग्लादेश में किए थे। उन निवेश का क्या होगा? करीब $8 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन भारत ने दी थी बांग्लादेश को विकास के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका क्या होगा? ये सब तय होगा आने वाली सरकार के हिसाब से, क्योंकि अभी तत्काल एक इंटरिम गवर्नमेंट है जिसकी जो रखवाली वहाँ के सेना अध्यक्ष कर रहे हैं, और वर्तमान में बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप होगी उसका क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार के राजनीतिक लोग उसमें शामिल होंगे, ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, और आने वाले दिनों में इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। शुक्रिया अभिषेक, और संजय सूर्या आपका भी शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और घर उपद्रवियों के निशाने पर है। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें मंदिरों में आग की लपटें देखी जा सकती हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घर पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर ने भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया है। इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों में आग लगाई गई है। मिडिल नाइट में हमला हुआ इस्कॉन मेहरपुर
इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। वो अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है। और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं पर निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की भी अपील की है। इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया, अभी तक वहाँ पे है। वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के लोगों का अलग ही रिश्ता है। आज भी बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए कोलकाता आते हैं। कोलकाता में मार्क्विस स्ट्रीट को तो मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। यहां आए बांग्लादेशी नागरिकों ने ताजा हालात को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कोलकाता का ये मार्क्विस स्ट्रीट है, जिसे मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। मिनी बांग्लादेश इसलिए क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से आकर के कई होटल और लॉज है, लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई चिकित्सा कराने तो कोई यहाँ पर अपने व्यापार के लिए आता है। पूरा जो इलाका है इसको देखिए, पुलिस ने घेर रखा है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हाल है। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? আমি গত 15 तारीख भारते এসেছি बेलूर चेन्नई से। बांग्लादेश से आए एक हिंदू जो कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं अपनी बेटी के, और अब कल इनको लौटना था लेकिन यहाँ पर फंस गए हैं और वापस कैसे लौटें इसका सवाल मन में उठने लगा है। फिलहाल मार्क्विस स्ट्रीट में कई बांग्लादेशी हैं, कई बांग्लादेशी परिवार हैं, जो कैसे लौटें ये फिलहाल सवाल उन सब के मन में बना हुआ है। तो बांग्लादेश में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। बांग्लादेश में बवाल भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज के बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली हुई। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखी गई। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं कि इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी और कहां कमजोरी रही? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के गेनर्स काफ़ी चुनिंदा थे। चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा। तो ब्रिटानिया रिजल्ट्स के बाद लगभग 4% का मूव। JSW स्टील, टेक महिंद्रा, L&T जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ा बहुत बाइंग का माहौल देखा। लेकिन क्लियरली PSU स्टॉक्स में बिकवाली थी। तो SBI लाइफ, BPCL जैसे काउंटर्स में बिकवाली, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आपने 2 से 3% की कटौती देखी। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स रिएक्शंस आपको दिखेंगे, काफ़ी सारे बाइंग वाले स्टॉक्स दिखेंगे। FMCG स्टॉक्स में से पतंजलि का शेयर लगभग 5% चढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और फार्मा में से इप्का लैब्स और सिंजीन जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी दिखी। हालांकि अगर हम बात करें PSU स्टॉक्स की, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस कल जो 7-8% की मंदी थी, आज भी यहाँ 4% का आपने डाउनटिक देखा। इंडियन बैंक, PB फिनटेक रिजल्ट्स के पहले और मजगांव डॉक जैसे काउंटर में भी आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। GST टैक्स मामले में इन्फोसिस की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक करीब 28,500 करोड़ के GST टैक्स मामले में सरकार जांच कर रही है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं इन्फोसिस पर GST नोटिस का हिसाब किताब क्या है?
देखिए, दरअसल इसमें दो बातें सबसे पहले साफ कर दूं। पहली बात कि इनकम टैक्स माफ़ी चाहूँगा, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है इन्फोसिस वाले मामले की जांच कर रहा है। जांच को बंद नहीं किया गया है और इन्फोसिस ने कहा है कि 10 दिन के भीतर हम अपना पक्ष यहाँ पे रखेंगे। अब सवाल उठता है कि इन्फोसिस ने जब कहा था, एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था 3 अगस्त को कि नोटिस को वापस ले लिया गया है, तो कन्फ्यूज़न अब है कि आखिर क्या हुआ। तो दरअसल बताऊं कि इन्फोसिस को नोटिस दिया गया था जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के लिए 32,400 करोड़ रुपए का जीएसटी का प्री शोकॉज नोटिस दिया गया था। अब इस जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का जो नोटिस है उसको प्री शोकॉज नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। इसकी रकम बैठती है कुल मिलाकर आपको 3,898 करोड़ रुपए, यानी 32,400 करोड़ रुपए में से 3,898 करोड़ का नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का नोटिस अभी भी बना हुआ है। उस अवधि के मामले की जांच चल रही है और उस पे अभी भी जीएसटी के ऊपर जो है जीएसटी को लेकर 28,502 करोड़ रुपए का नोटिस अभी भी बरकरार है इन्फोसिस को लेकर के। और डीजीजीआई जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है और इन्फोसिस के अधिकारी डीजीजीआई के संपर्क में यहाँ पर हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वायनाड लैंडस्लाइड से केरल के लोगों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन वायनाड के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। रिलायंस फाउंडेशन राज्य की अथॉरिटी के साथ मिलकर फौरी राहत के साथ साथ विकास के कार्य में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है ताकि वायनाड के लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। ग्राउंड रिलीफ में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रिलायंस फाउंडेशन की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हाथ बटा रही है ताकि कैंपों में लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके। वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। रेडी टू ईट फूड, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, शेल्टर, एजुकेशनल कनेक्टिविटी और मेंटल सपोर्ट जैसी चीजों के लिए भी व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। त्रासदी पर दुख जताते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि संकट के इस समय में हम केरल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।